छात्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र राज्य संबंध का प्रारंभ होता है संविधान की संघात्मक प्रकृति के कारण। जैसा कि पिछली क्लास में आपने इस बात का अध्ययन किया है कि भारत में संघवाद की स्थापना है, लेकिन संघवाद के अंतर्गत केंद्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। केंद्र को शक्तिशाली बनाने का अध्ययन अगर आपको करना है कि किस प्रकार से ऐसा किया गया, तो इसका अध्ययन करने के लिए केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन स्मरणीय बात यहाँ पर यह है कि केंद्र राज्य संबंध का जन्म होता है संविधान की संघात्मक प्रकृति के परिणाम स्वरूप। केंद्र राज्य संबंध के मूलतः तीन आयाम हैं। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो आइए हम लोग इसी की बात करते हैं कि केंद्र और राज्य का संबंध किस प्रकार से है, चाहे वह विधायी क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र में हो या वह वित्तीय क्षेत्र में हो। किस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया और उसी संबंध को देख करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा और केसी वेयर ने भारतीय संघवाद पर क्या टिप्पणी की, इस बात का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो टू दी पॉइंट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर और अध्ययन करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध का। केंद्र राज्य संबंध का जन्म होता है, केंद्र राज्य संबंध का जन्म होता है कहाँ से? केंद्र राज्य संबंध का जन्म होता है भारत में संविधान की संघात्मक प्रकृति के कारण। क्यों संविधान की संघात्मक प्रकृति के कारण? क्योंकि संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ऐसे संबंध का अध्ययन आपको करना है तीन क्षेत्रों में। पहला है इसका विधायी संबंध, दूसरा है इसका प्रशासनिक संबंध और तीसरा है इसका वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध और तीसरा है इसका वित्तीय संबंध। तीन संबंधों के अंतर्गत संविधान की संघात्मक अवधारणा का निरूपण भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा किया गया और इन तीन संबंधों में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। आज सबसे पहले जिस संबंध का अध्ययन हम लोगों को करना है वह है केंद्र राज्य का विधायी संबंध। और विधायी संबंध का अर्थ है कि कानून निर्माण के विषय में कानून का निर्माण करने के लिए केंद्र की संसद किन विषयों पर कानून का निर्माण करती है और केंद्र के संसद के साथ साथ राज्य विधान मंडल के द्वारा भी किन विषयों पर कानून का निर्माण किया जाता है, इस बात का हम लोगों को अध्ययन करना है। विधायी संबंध की अगर बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के संबंधों का निरूपण किया गया और केंद्र राज्य संबंध का यह निर्धारण 3 महत्वपूर्ण सूचियों में किया गया है, जिसको एक को कहते हैं संघ सूची, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे को कहा गया है समवर्ती सूची। 3 सूचियों के इस अवधारणा को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, आपको सवाल है। 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा तीनों सूचियों का निर्धारण किया गया, क्योंकि 1935 के शासन अधिनियम में 3 सूचियाँ थीं, एक संघ या केंद्र की, दूसरा राज्य की और तीसरा समवर्ती की। केंद्र सूची में कुल 59 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। केंद्र सूची पर केंद्र की संसद के द्वारा और राज्य सूची पर राज्य के विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था। समवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण कौन करेगा, यह निर्धारित करने का अधिकार
गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। इसलिए 3 सूचियों की अवधारणा हमने कहाँ से लिया, आपको आएगा तो बताना है 1935 के शासन अधिनियम से। तीनों सूचियों के अंतर्गत उल्लिखित समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया, तो आपको बताना है इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आपको यह सवाल भी आएगा कि जो विषय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय, रेजिड्यूसरी पावर, और यह विषय लिया गया है कनाडा के संविधान से। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, 3 सूचियों के वर्गीकरण में, 3 सूची के वर्गीकरण के अंतर्गत केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया और केंद्र को शक्तिशाली बनाने का यह प्रावधान भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। इतनी बातें आपको याद करना है, क्योंकि इन पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और कार्य वित्तीय संबंध, यह 3 संबंधों के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध का निर्धारण किया गया। विधायी संबंध का तात्पर्य है कानून निर्माण का क्षेत्राधिकार किस पर केंद्र का होगा, किस पर राज्य का होगा। प्रशासनिक संबंध का आशय होता है प्रशासन करने का अधिकार किन विषयों पर केंद्र का है और किन विषयों पर राज्य का है। वित्तीय संबंध का आशय है कि वित्त के क्षेत्र में बंटवारा किस प्रकार किया गया, केंद्र की आय का स्रोत कौन है और राज्य की आय का स्रोत क्या है, इस बात का अध्ययन करना है हम लोगों को। विधायी संबंध में आपने यहाँ पर बात किया कि विधायी संबंध के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्गीकरण प्राप्त होता है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत का प्रावधान 1935 के एक्ट से लिया गया, जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था। आसंग सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों का उल्लेख किया गया था। उसी प्रकार से समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से और अवशिष्ट विषय को कनाडा से लिया गया, और तीनों सूचियों के वर्गीकरण में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का प्रोग्राम भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। तो ये तो बात रही विधायी संबंध में सूचियों के निर्धारण की। अब आइए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जिन विषयों का उल्लेख किया गया है वे कौन कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय रखे गए और राज्य सूची में इस समय कुल 61 विषय हैं, जबकि पहले मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 52 है, जबकि पूर्व में इसमें 47 विषय था। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 ईस्वी में राज्य सूची के विषय से कुछ विषयों को निकाल दिया गया, जिसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवर एवं पक्षियों की रक्षा, जंगली जानवर एवं पक्षियों की रक्षा तथा माप तौल पक्षियों की रक्षा एवं माप तौल तथा न्याय प्रशासन, ये ऐसे विषय हैं जिसको जोड़ा गया था और निकाल दिया गया समवर्ती सूची से, और इसको जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में, और यह निकाल दिया गया था राज्य सूची से। इसलिए राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 से घटकर 61 हो गई और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई। इसके साथ साथ समवर्ती सूची में एक अन्य विषय भी संयुक्त किया गया था, जिसको जनसंख्या एवं परिवार नियोजन कहते हैं। इसलिए आपको यह सवाल आएगा, जनसंख्या एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है, वन किस सूची का विषय है, जंगली जानवर पक्षियों की रक्षा माप तौल किस सूची का विषय है,
आपने देखा आपके ये 3 और ये 4 और ये 5 ना, जनसंख्या परिवार नियोजन को उसी के साथ संयुक्त किया गया है, इसलिए इनकी अलग से गणना नहीं की जाती। इसलिए समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई और राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 से घटकर 61 हो गई। चलिए, संघ सूची में किन विषयों को रखा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है, जिसका इम्पोर्टेंट आप संपूर्ण देश के लिए है, उन विषयों को रखा गया। इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को दिया गया। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए इस पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को प्रदान किया गया है। और समवर्ती सूची में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया, इसलिए इस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र की संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों को ही प्राप्त है। लेकिन अगर दोनों के द्वारा निर्मित विधियों में किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है, अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाने पर इस पर निर्मित कानून में, दोनों के द्वारा निर्मित कानून में केंद्रीय संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा, कानून प्रभावी हो जाता है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ यह भी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विषय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं, तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं, उस विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया कहाँ पर, आर्टिकल 248 के अंतर्गत 248 में। और इस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र की संसद को दिया गया। देखिए, इसके भी पहले एक बात अगर आप समझ रहे हैं तो आपने इस बात को देखा, ज़्यादा विषयों की संख्या संघ सूची में है और उस पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र की संसद को दिया गया। और समवर्ती सूची पर यद्यपि कानून निर्माण का अधिकार दोनों को है, लेकिन केंद्रीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी हो जाता है। इसलिए केंद्र की संसद की प्रभुता राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा संघ सूची में सर्वाधिक विषयों पर देखी जाती है। इसी संदर्भ में अगर एक बात मैं आपसे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय संविधान का निर्माता केंद्र को हर तरीके से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया और शक्तिशाली बनाने का महत्वपूर्ण कारण था ऐतिहासिक अनुभव, क्योंकि इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि जब जब भारत में केंद्र की सत्ता कमज़ोर हो गई है, राज्यों के द्वारा अपने स्वायत्तता की घोषणा कर दी गई और अंततः देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माता आर्टिकल 1 में घोषित करता है भारत को राज्यों का संघ। इसलिए आपको आएगा कि भारत को क्या कहते हैं, राज्यों का संघ। और संघवाद के स्थान पर प्रयोग किया गया है यूनियन शब्द का, और यह यूनियन शब्द को ग्रहण किया गया है कनाडा के संविधान से। यूनियन शब्द के प्रयोग का दो निहितार्थ है कि भारत का संघ किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, यह किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया, कोई अधिकार इसमें इनको नहीं दिया गया है। तो यह बात आर्टिकल 1 में कहा गया। इसलिए आर्टिकल 1 का प्रसिद्ध कथन है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। इस बात को लिखकर भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा इस बात पर बल दिया गया
कि भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यह संघ किसी संधि या समझौते का भी परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि संघ सूची पर अधिकार है केंद्र की संसद का, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य विधानमंडल का, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र की संसद राज्य विधानमंडल दोनों को। लेकिन दोनों के द्वारा निर्मित कानून में अगर कोई कंट्रास्ट उत्पन्न होता है तब केंद्रीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी हो जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों के अधिकार को देने के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना चाहिए। यदि किसी समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल ने पहले कानून बना लिया और वो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून पर यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते हुए उस पर उसका हस्ताक्षर करा लिया गया, उसके पश्चात यदि केंद्रीय संसद के द्वारा उसी समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण किया जाता है और तब दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में कोई अंतर्विरोध होता है, तब केंद्रीय संसद का कानून प्रभावी न होकर राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी होगा, क्योंकि पहले ही इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है। तो चलिए, यहाँ तक आपने इस बात को समझ लिया कि विधायी क्षेत्र में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्रीय प्रभुत्व को अधिक महत्व दिया गया है। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय राज्य सूची से जोड़ दिए गए, इसलिए राज्य सूची के विषयों की संख्या हो जाती है कितना, 47 से बढ़कर 52 और राज्य सूची के विषयों की संख्या घट गई और वह संख्या हो गई 66 से 61। समवर्ती सूची की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई। लेकिन इतना ही बात नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियां हैं और उस परिस्थिति में केंद्र की संसद के द्वारा निम्नलिखित परिस्थिति में केंद्र की संसद के द्वारा राज्य सूची पर भी केंद्र की संसद राज्य सूची पर भी कानून राज्य सूची पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। अब आपको समझना है और यह सवाल भी आपको पूछा जाता है कि केंद्र की संसद कब राज्य सूची पर कानून का निर्माण कर सकती है। इस बात को समझने के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर ध्यान देना होगा कि यह राज्य सूची के विषय पर कब कानून का निर्माण कर सकती है। इसी बात को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला वह प्रावधान है जिसमें केंद्र की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, वह है सबसे पहले आर्टिकल 249 के अनुसार 249 में यह प्रावधान किया गया कि अगर राज्यसभा के द्वारा यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित कर दे, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा। अगर राज्यसभा ने संसद को प्राप्त हो जाएगा, यदि राज्यसभा ने राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। घोषित करने की प्रक्रिया विशिष्ट बहुमत की है। यह विशिष्ट बहुमत के द्वारा ऐसा प्रस्ताव घोषित करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। विशिष्ट बहुमत का अर्थ है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया
कि अमुक राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाता है। और इसके तहत निर्मित कानून की अवधि 1 वर्ष होती है, परंतु के राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह चाहे जितनी बार राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, चाहे जितनी बार उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, यह उसको अधिकार है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसके द्वारा निर्मित कानून की अवधि कितना होगा। इसके द्वारा निर्मित कानून की अवधि 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष के पश्चात 6 माह के भीतर अगर राज्यसभा के द्वारा ऐसा संकल्प प्रस्ताव दोबारा पारित नहीं किया गया, तब इसके द्वारा निर्मित कानून निष्प्रभावी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा का यह एक प्रकार का विशेषाधिकार हो गया, क्योंकि यह अधिकार लोकसभा को हासिल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर याद करना है, पार्लियामेंट की चैप्टर में हम लोगों ने एक चर्चा किया था आपसे कि राज्यसभा को 2 ऐसे अधिकार हैं जो उसका विशेषाधिकार कहा जाता है। एक है किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया, और आर्टिकल 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देना, यदि राज्यसभा के द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाएगा, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब इसके बाद आपको समझना है दूसरा पॉइंट। यह तो एक बात थी जिसको आपने समझा। दूसरा है आर्टिकल 250 के अनुसार, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब लागू है और अर्थात अनुच्छेद 352 क्रियान्वित है, तब राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार, राज्य सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त रहता है। केंद्रीय संसद के द्वारा राज्य सूची पर कानून का निर्माण किया जाएगा। दूसरा इसमें आता है जिसको आर्टिकल 252 में कहा गया, यह 2 या अधिक राज्य विधानमंडल के द्वारा यह संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से यह संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि राज्य सूची के इस विषय पर केंद्रीय संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाए। केंद्रीय संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तब उस विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र की संसद को होगा। यदि अन्य राज्य चाहते हैं कि इस कानून का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़े, तब उन्हें भी ऐसा संकल्प प्रस्ताव पारित करना होगा, जैसा कि 2 या अधिक राज्यों के द्वारा पारित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करार को लागू करने के लिए केंद्र की संसद राज्य सूची पर कानून का निर्माण कर सकती है।
यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करार को अगर लागू करना है तब केंद्रीय संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो यह तो बात रही। इसके अलावा भी अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने पर तथा 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल यदि लागू होता है तब भी केंद्रीय संसद के वैधानिक शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों पर हो जाता है। केंद्रीय संसद के वैधानिक शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों पर हो जाता है। देखिए, आपने यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि विधायी क्षेत्र में केंद्र की शक्तियाँ काफ़ी अधिक हैं। क्योंकि सर्वाधिक विषय केंद्र सूची में 97 हैं। समवर्ती सूची को यद्यप दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में यदि कोई अंतर्विरोध होता है तो संसद का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा अवशिष्ट विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है उसको अवशिष्ट विषय कहते हैं। 248 में उसका प्रावधान किया गया कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त होगा और यह प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ केंद्र की संसद काफ़ी अधिक है, लेकिन इसके साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तब उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा। 250 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 के तहत क्रियान्वित है तब यह राज्य सूची पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। 253 के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या करार को अगर लागू करना है तो केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। 356 और 360 के लागू होने पर भी केंद्रीय संसद के वैधानिक शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों पर हो जाता है। अतः विधायी क्षेत्र में केंद्र की शक्तियाँ भारतीय संघवाद में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का उपक्रम किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संघवाद के अनुरूप 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, लेकिन इस बंटवारे में भारतीय संविधान के निर्माताओं का झुकाव केंद्र की तरफ अधिक रहा और उनके द्वारा केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। दूसरा आता है केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा। सवाल यहाँ पर है कि केंद्र सरकार किन विषयों पर प्रशासन करता है और राज्य सरकार किन विषयों पर प्रशासन करता है। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किन विषयों पर प्रशासन किया जाता है, इसके प्रशासन का विषय क्या होगा, यह बात समझना है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा उन्हीं विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया जिस पर इनका विधायी अधिकार है। इसी प्रकार से राज्य सरकार भी उसी विषय पर प्रशासन करता है जिस पर उसको कानून निर्माण का अधिकार अर्थात विधायी अधिकार दिया गया है। जिस पर केंद्र कानून बनाएगा उस पर केंद्र प्रशासन करेगा, जिस पर राज्य कानून बनाएगा उस पर राज्य प्रशासन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 256 एवं 257 का प्रयोग किया गया और वह केंद्र राज्य संबंधों के लिए
एक प्रकार से महत्वपूर्ण गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। और वह गाइडलाइंस यह है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक संबंधों का प्रशासनिक कृत्यों का निर्वहन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्रीय संसद के द्वारा निर्मित कानून में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और दूसरा, इसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण करते समय, प्रशासनिक कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा न आने पाए, कोई अड़चन उत्पन्न न होने पाए। इसलिए केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में एक प्रकार से यह राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रण है कि राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रशासनिक संबंधों को करते हुए, प्रशासनिक कार्य को करते हुए कार्यपालिकी कार्यों का इस प्रकार से संपादन किया जाएगा कि संसद के निर्मित कानून में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। और दूसरा, केंद्र के कार्यपालिकी शक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन प्रशासनिक संबंध में भी केंद्र की शक्तियाँ अधिक हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को अधिकार है कि प्रशासनिक विषयों में निम्नलिखित प्रशासनिक विषयों में उसके द्वारा राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है। राज्य सरकारों को दिशा निर्देश महत्वपूर्ण कौन से मामले हैं जिस पर दिया जाएगा, वह है रेलवे की सुरक्षा के लिए। पहला है रेलवे की सुरक्षा के लिए, और वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। दूसरा है सैनिक महत्व के संचार साधनों के रख रखाव के लिए भी उसके द्वारा दिशा निर्देश दिया जा सकता है। तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों के लिए भी वह दिशा निर्देश दे सकता है। चौथा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों के लिए भी उसके द्वारा दिशा निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रशासनिक निर्देश देने का अधिकार रखता है। आपने आर्टिकल 256 को पढ़ा, 257 को पढ़ा, और यहाँ पर इस बात का भी अध्ययन किया कि निम्नलिखित ऐसा मामला है जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देने का अधिकार रखता है। उसमें पहला है रेलवे की सुरक्षा के लिए, दूसरा है सैनिक महत्व के संचार साधनों के रख रखाव के लिए, तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए, और चौथा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के
बालकों की शिक्षा के लिए दिशा निर्देश देने का अधिकार है। और पांचवा है हिंदी भाषा के विकास के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। इस प्रकार से प्रशासनिक विषय में भी केंद्र की शक्तियाँ अधिक हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक संबंध में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें है राज्यपाल का पद और उसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कर्मचारी, ये प्रावधान जो किया गया है यह भी केंद्र को प्रशासनिक संबंधों में राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि राज्यपाल के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, जबकि वे कार्य करते हैं राज्य के अंतर्गत। इसलिए राज्यपाल का पद और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी केंद्र को प्रशासनिक संबंधों में अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे विधायी संबंध में केंद्र शक्तिशाली है, वैसे प्रशासनिक संबंध में भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। यहाँ पर इस बात का आपने अध्ययन किया। अब देखें केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, और अब आता है इसके बाद केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के विषय में एक बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर वित्तीय संबंध का आप अध्ययन कर रहे हैं तो वित्तीय संबंध में एक बात इम्पॉर्टेंट है, और वित्तीय संबंध का निर्धारण भी संविधान की 7वीं अनुसूची में ही किया गया। लेकिन 7वीं अनुसूची में इसका निर्धारण करते हुए इसमें वित्तीय संबंध में केवल 2 सूचियां बनाई गई। एक है केंद्र सूची और दूसरा है राज्य सूची। इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय संबंध में समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आपके एग्जाम में अगर यह बात आता है तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किन संबंधों के निर्धारण में नहीं किया गया। आपको बताना है वित्तीय संबंध के निर्धारण में इसका प्रावधान नहीं है, विधायी संबंध के निर्धारण में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और यह तीनों सूचियों की अवधारणा 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ग्रहण किया गया है। केंद्र सूची और राज्य सूची का उल्लेख केवल वित्तीय संबंध के निर्धारण में किया गया। अवशिष्ट विषय यहाँ पर भी कार्य करता है, अर्थात जिन विषयों पर केंद्र का अधिकार है और जिन विषयों पर राज्य का अधिकार है, आज जिसका स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया, लेकिन जिसका स्पष्ट निर्धारण नहीं है वह वित्तीय मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। तो देखिए केंद्र की आय का स्रोत क्या है और राज्य के आय का स्रोत क्या है, इस बात का भी निर्धारण किया गया। जैसे निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क इत्यादि, ये सब राज्य सरकार के स्रोत है। शेयर का कर, डाकतार का कर, ये सब आते हैं किसमें, केंद्र सरकार के आय के। राज्य सरकार में जैसे इलेक्ट्रिसिटी कर, बिजली कर, मनोरंजन कर, नौकायन कर, बिक्री कर इत्यादि, यह आता है राज्य सरकार के आय के स्रोत के अंतर्गत। लेकिन अगर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा, केंद्र सरकार के आय के स्रोत अधिक हैं राज्य सरकार के आय के स्रोत की तुलना में, और इसके अतिरिक्त भी केंद्र का दबदबा राज्य सरकारों के ऊपर और अधिक बना रहता है। केंद्र का प्रभाव राज्य सरकारों पर इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि राज्य सरकारों को अनुदान देने का अधिकार
राज्य सरकारों को अनुदान देने का अधिकार प्राप्त है किसको? केंद्र को। आर्थिक या वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, इसलिए वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों की निर्भरता केंद्र सरकार पर रहती है, क्योंकि देश के बाहर से ऋण लेने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। देश से बाहर ऋण लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, अर्थात विदेशी ऋण को हासिल करना केंद्र सरकार का अधिकार है। विदेशों से कोई भी ऋण राज्य सरकारों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को प्रभावित करने में कुछ संस्थाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, और उन संस्थाओं के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है वित्त आयोग या फाइनेंशियल कमीशन। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 280 में 280 में। इसका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात इसका कार्यकाल कितना होगा? आपके एग्जाम में यह सवाल है, 5 वर्ष। और यह गठन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 इसके सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं। और महत्वपूर्ण भूमिका इसकी इसलिए है क्योंकि इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 280 में किया गया, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रति वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंत्रणा और सलाह के आधार पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ इस बात की भी है कि वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारा किया जाता है। वित्तीय बंटवारा किसकी सलाह पर किया जाता है, किसकी सिफारिश पर? तो वह आयोग है वित्त आयोग। इसके साथ साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को प्रभावित करने में और केंद्र को शक्तिशाली बनाने में 2 अन्य संस्थाओं की भी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज इसको एक को नीति आयोग कहते हैं और दूसरे को राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद को संथानम कमेटी के द्वारा 1964 में जिसका गठन किया गया, और यह केंद्र के द्वारा बनाया गया था। इसलिए संथानम कमेटी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग भी संविधानेतर संस्था है, जिसका गठन इसका नाम बदला गया बाद में, क्योंकि इसका पूर्व नाम योजना आयोग है। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर आपको सवाल आ जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिक वह नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। संथानम कमेटी का भी गठन मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा किया गया, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया 1964 में, इसलिए इसका भी उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। संथानम कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई। सुपर कैबिनेट, आपको सवाल आएगा कि सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट की संज्ञा इसको दी गई। इसलिए वित्तीय अनुदान कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, किस राज्य को दिया जाएगा, किस राज्य को नहीं दिया जाएगा, उधारी का आधार क्या होगा। अगर किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कोई उधार लिया है और ऋण को नहीं चुकता किया गया है समयबद्ध समय के आधार पर, तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला
ऋण भी रोका जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान किए गए, इसलिए कहा जाता है कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग ऐसी फाइनेंशियल आयोग हैं, संवैधानिक आयोग है। और वित्त आयोग क्योंकि इसका उल्लेख 280 में है। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानेतर संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि इसका गठन मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा गया। तो इस प्रकार से न केवल विधायी संबंध में, न केवल प्रशासनिक संबंध में, बल्कि वित्तीय संबंधों के अध्ययन और विश्लेषण में भी आपने इस बात का अध्ययन किया कि केंद्र की शक्तियाँ राज्य सरकारों की तुलना में अधिक है। अतः केंद्र और केंद्र संबंध में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है संविधान के निर्माताओं के द्वारा। इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया। इसी बात को ध्यान में रखकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिहाज से भी वह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान को संघवाद के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अगर यह सवाल आता है कि भारतीय संविधान को संघवाद के किसी तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, भारतीय संविधान को संघवाद के किसी तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। इसीलिए इन्होंने एक अन्य कथन भी कहा कि भारत का संविधान सामान्य काल में संघात्मक है लेकिन आपातकाल में यह एकात्मक है। आइवर जेनिंग्स के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। D.D. बसु के द्वारा कहा गया कि केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करते हैं तो भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मकता का मिश्रण नजर आता है। एकात्मकता का यह मिश्रण दिखलाई पड़ता है। मॉरिस जोन्स के द्वारा, जिसका सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, मॉरिस जोन्स ने इसी बातों का अध्ययन किया। भारतीय संघवाद की प्रकृति का जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि भारत एक सौदेबाजी का संघ है। कैसिवियर के द्वारा कंक्लूजन निकाल दिया गया। कैसिवियर के द्वारा कंक्लूजन निकालते हुए कहा गया कि भारत का संघ एक अर्धसंघीय संविधान का निर्माण करता है। अर्धसंघीय माने कि इसमें संघात्मकता के लक्षण है लेकिन संघात्मकता के लक्षण के साथ साथ इसमें एकात्मकता का भी तत्व दिखलाई पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक संविधान के विशेषज्ञों और मर्मज्ञों के द्वारा भी भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया गया और केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के पश्चात उनके द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गई और वह टिप्पणियाँ हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसलिए आपको इन टिप्पणियों को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हर समय याद रखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस बात को कहा कि भारत का संविधान असंघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है क्योंकि यह सामान्य काल में संघात्मक है लेकिन आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। D.D. बसु ने कहा कि यह संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया कि यह सौदेबाजी का संघ है। कैसिवियर के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर अगर सही इसका निर्धारण किया जाए तो स्पष्ट है कि यह क्वासी फेडरल है, यह अर्ध संघ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने आज की इस क्लास में इस बात का अध्ययन किया कि केंद्र राज्य संबंध के तीनों आयाम किस प्रकार से हैं। उसमें केंद्र सरकार का क्या अधिकार है, राज्य सरकार का क्या अधिकार है, विधायी संबंध क्या होता है, प्रशासनिक संबंध क्या है और वित्तीय संबंध क्या है और दोनों के क्षेत्राधिकार किस प्रकार है। आपने इस संपूर्ण अध्ययन के आधार पर इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया होगा
की शक्तियों के विभाजन में, चाहे विधायी शक्तियाँ हों, चाहे प्रशासनिक शक्तियाँ हों या वित्तीय शक्तियाँ हों, केंद्र की शक्तियाँ राज्य की तुलना में सर्वोपरि हैं। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।